वैलेंटाइन स्पेशल। तो आए ना आए, शफीका का प्यार और इंतजार। मैं इंग्लैंड से एमबीए करने के लिए श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ने को घर से बाहर निकल रहा था, तो मुझे विदा करने वालों के साथ साथ फूफी दादी की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आया। अम्मी की मौत के बाद फूफी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 चाचा और एक फूफी की जिम्मेदारी के साथ साथ दादाजान की पूरी गृहस्थी का बोझ भी फूफी दादी के नाजुक कंधों पर था। ममता का समंदर छलकाती उन की बड़ी बड़ी कंटीली आंखों में हमारे उज्जवल भविष्य की अनगिनत चिंताएं भी तैरती साफ दिखाई देती थीं। उनसे जुदाई का ख्याल ही मुझे भीतर तक द्रवित कर रहा था। कार का दरवाजा बंद होते ही फूफी दादी ने मेरा माथा चूम लिया और मुट्ठी में एक पर्चा थमा दिया। तुम्हारे फूफा दादा का पता है, वहां जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करना, और अगर मिल जाए तो बस इतना कह देना, जीते जी एक बार अपनी अम्मी की कब्र पर फातिहा पढ़ने आ जाए। फूफी दादी की भीगी आवाज ने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। पूरे 63 साल हो गए फूफी दादी और फूफा दादा के बीच पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर को फैले हुए, लेकिन आज भी दादी को अपने शौहर के कश्मीर लौट आने का यकीन की हद तक इंतजार है। इंग्लैंड पहुंचकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करते करते मैं फूफी दादी के हुक्म को पूरा करने का वक्त नहीं निकाल पाया, लेकिन उस दिन मैं बेहद खुश हो गया जब मेरे कश्मीरी क्लास फेलो ने इंग्लैंड में बसे कश्मीरियों की पूरी लिस्ट इंटरनेट से निकालकर मेरे सामने रख दी। मेरी आंखों के सामने घूम गया 80 वर्षीय फूफी दादी शफीका का चेहरा। मेरे दादा की इकलौती बहन शफीका की शादी हिंदुस्तान की आजादी से ठीक 1 महीने पहले हुई थी। उनके पति की सगी बहन मेरी सगी दादी थी। शादी के बाद 2 महीने साथ रहकर उनके शौहर डॉक्टरी पढ़ने के लिए लाहौर चले गए। शफीका अपने 2 देवरों और सास के साथ श्रीनगर में रहने लगी। लाहौर पहुंचने के बाद दोनों के बीच खतों का सिलसिला लंबे वक्त तक चलता रहा। खत क्या थे? प्यार और वफा की स्याही में डूबे प्रेम काव्य। 17 साल की शफीका की मोहब्बत शीर्ष पर थी। हर वक्त निगाहें दरवाजे पर लगी रहती। हर बार खुलते हुए दरवाजे पर उसे शौहर की परछाई होने का एहसास होता। मोहब्बत ने अभी अंगड़ाई लेनी शुरू ही की थी कि पूरे बदन पर जैसे फालिज का कहर टूट पड़ा। विभाजन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खतों के साथ साथ लोगों के आने जाने का सिलसिला भी बंद हो गया। शफीका तो जैसे पत्थर हो गई। पूरे 6 साल की एक एक रात कत्ल की रात की तरह गुजारी, और दिन जुदाई की सुलगती भट्टी की तरह कानों में डॉक्टर की आवाजें गूंजती रहती। सोती जागती आंखों में उनका ही चेहरा दिखाई देता था। रात को बिस्तर की सिलवटें और बेदारी उनके साथ बीते वक्त के हर लम्हे को फिर से ताजा कर देती। अचानक एक दिन रेडियो में खबर आई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होगा। इस मैच को देखने जाने वालों के लिए वीजा देने की खबर एक उम्मीद का पैगाम लेकर आई। शफीका के दोनों भाइयों ने रेलवे मिनिस्टर से खास सिफारिश करके अपने साथ साथ बहन का भी पाकिस्तान का 10 दिनों का वीजा हासिल कर लिया। जवान बहन के सुलगते अरमानों को पूरा करने और दहकते जख्मों पर मरहम लगाने का इससे बेहतरीन मौका शायद ही फिर मिल पाता। पाकिस्तान में डॉक्टर ने तीनों मेहमानों से मिलकर अपने कश्मीर न आ सकने की माफी मांगते हुए हालात के प्रतिकूल होने की सारी तोहमत दोनों देशों की सरकारों के मत्थे मढ़ दी। उनके मोहब्बत से भरे व्यवहार ने तीनों के दिलों में पैदा कड़वाहट को काई की तरह छांट दिया। शफीका के लिए वो 9 रातें सुहागरात से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अहम थी। वे डॉक्टर की मोहब्बत में गले तक डूबती चली जा रही थी। उधर उनके दोनों भाइयों को मिनिस्ट्री और दोस्तों के जरिए पक्की तौर पर यह पता चल गया था कि अगर डॉक्टर चाहे तो पाकिस्तान सरकार उनकी बीवी शफीका को पाकिस्तान में रहने की अनुमति दे सकती है। लेकिन जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने अपने वालिद, जो उस वक्त मलेशिया में बड़े कारोबारी की हैसियत से अपने पैर जमा चुके थे, से मशविरा करने के लिए मलेशिया जाने की बात कही। साथ ही यह दिलासा भी दिया कि मलेशिया से लौटते हुए वे कश्मीर में अपनी वालिदा और भाई बहनों से मिलकर वापसी के वक्त शफीका को पाकिस्तान ले आएंगे। दोनों भाइयों को डॉक्टर की बातों पर यकीन न हुआ तो उन्होंने शफीका से कहा, बहन, जिंदगी बड़ी लंबी है,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डॉक्टर के इंतजार के फैसले पर पछताना पड़े। भाईजान, तलाक लेने की वजह दूसरी शादी ही होगी ना। यकीन कीजिए, मैं दूसरी शादी तो दूर, इस ख्याल को अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगी। 27 साल की शफीका का इतना बड़ा फैसला भाइयों के गले नहीं उतरा। फिर भी बहन को लेकर वे कश्मीर वापस लौट आए। वापस आकर शफीका फिर अपनी सास और देवरों के साथ रहने लगी। डॉक्टर की मां अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। बहू से बेटे की हर बात खोद खोद कर पूछती हुई अनजाने ही बहू के भरते जख्मों की परतें उधेड़ती रहती। शफीका अपने यकीन और मोहब्बत के रेशमी धागों को मजबूती से थामे रही। उड़ती उड़ती खबरें मिली कि डॉक्टर मलेशिया तो पहुंचे, लेकिन अपनी मां और बीवी से मिलने कश्मीर नहीं आए। मलेशिया में ही उन्होंने इंग्लैंड मूल की अपनी चचेरी बहन से निकाह कर लिया था। शफीका ने सुना तो जो दीवार से टिककर धम्म से बैठी, तो कई रातें उनकी निस्तेज आंखें अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। सुहागिन बेवा हो गई, लेकिन नहीं, उनके कान और दिमाग मानने को तैयार ही नहीं थे। लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर मेरा शौहर, मेरा महबूब, मेरी जिंदगी ऐसा नहीं कर सकता। वफा की स्याही से लिखे गए उनकी मोहब्बत की शीरीं में डूबे हुए खत, उस जैसे वफादार शख्स की जबान से निकले शब्द झूठे हो ही नहीं सकते। मोहब्बत के आसमान से वफा के मोती लुटाने वाला शख्स क्या कभी बेवफाई कर सकता है? नहीं। झूठ है कैसे? यकीन कर लें, क्या मोहब्बत की दीवार इतनी कमजोर ईंटों पर रखी गई थी कि मुश्किल हालात की आंधी से वह जमीन में दफन हो जाए? वो आएंगे, जरूर आएंगे, पूरा भरोसा था उन्हें अपने शौहर पर। शफीका के दिन कपड़े सिलते, स्वेटर बुनते हुए कट जाते, लेकिन रातें नागफनी के कांटों की तरह सवाल बनकर चुभती, जिनकी बाहों में मेरी दुनिया सिमट गई थी, जिनके चौड़े सीने पर मेरे प्यार के गूंचे महकने लगे थे। उनकी जिंदगी में दूसरी औरत के लिए जगह ही कहां थी? भला ख्यालों की उथली दुनिया के पैर सच्चाई की दलदल में कई कई फुट धंस गए, लेकिन सच सच कुछ और ही था। कितना बदरंग और बदसूरत सच! डॉक्टर शादी के बाद दूसरी बीवी को लेकर इंग्लैंड चला गया। मलेशिया से उड़ान भरते हुए हवाई जहाज हिमालय की ऊंची ऊंची प्रहरी सी खड़ी पहाड़ियों पर से होकर जरूर गुजरा होगा। शफीका की मोहब्बत की बुलंदियों ने तब दोनों बाहें फैलाकर उससे कश्मीर में ठहर जाने की अपील भी की होगी, मगर गुदाज बीवी की आगोश में सुध-बुध खोए। डॉक्टर के कान में इस छाती फटी दर्द भरी पुकार को सुनने का होश कहां रहा होगा। शफीका को इतने बड़े जहान में एकदम तन्हा छोड़कर, उनके यकीन के कुतुब मीनार को ढाकर, अपनी बेवफाई के खंजर से शफीका के यकीन को जख्मी कर, उनके साथ किए वादों की लाश को चिनाब में बहा दिया था डॉक्टर ने। जिसके लहू से सुर्ख हुआ पानी आज भी शफीका की बर्बादी की दास्तान सुनाता है। शफीका जार जार रोती हुई नियति से कहती थी, अगर तू चाहती तो कोई जबरदस्ती डॉक्टर का दूसरा निकाह नहीं करवा सकता था, मगर तूने दर्द की काली स्याही से मेरा भविष्य लिखा था। उसे वक्त का ब्लॉटिंग पेपर कभी सोख नहीं पाया। शफीका के चेहरे और जिस्म की बनावट में कश्मीरी खूबसूरती की हर शान मौजूद थी। इल्म के नाम पर वह कश्मीरी भाषा ही जानती थी। डॉक्टर की दूसरी बीवी जिंदगी की तमाम रंगीनियों से, लबरेज खुशियों से भरपूर तन मन पर आधुनिकता का पैरहन पहने डॉक्टर के कद के बराबर थी। इंग्लैंड की चमक दमक, बेबाकपन और खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हाथ आई चाचा की बेशुमार दौलत ने एक बेगर्ज मासूम मोहब्बत का गला घोट दिया। शफीका ने 19 साल जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन सास के साथ रहकर गुजार दिए। दौलत के नशे में गले तक डूबे डॉक्टर को न ही मां की ममता बांध सकी, न बावफा पत्नी की बेलोस मोहब्बत ही अपने पास बुला सकी। डॉक्टर की वादा खिलाफी और जवान बहन की जिंदगी में फैलती वीरानी और तन्हाई के घनघोर अंधेरे के खौफ से गमगीन होकर शफीका के बड़े भाई ने अपनी बीवी को तलाक देने का मन बना लिया, जो डॉक्टर की सगी बहन थी। लेकिन शफीका चीन की दीवार की तरह डटकर सामने खड़ी हो गई। शादी के दायित्व तो इनके भाई ने नहीं निभाए है ना, दगा और फरेब तो उन्होंने मेरे साथ किया है। कसूर उनका है तो सजा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। उनकी बहन ने आपकी गृहस्थी सजाई है, आपके बच्चों की मां है, वे उस बेकसूर को आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? भाईजान, मेरे जीते जी ये नहीं होगा, कहकर भाई को रोका था। शफीका ने खौफजदा भाभी ने
शफीका के बक्से का ताला तोड़कर उसका निकाहनामा और डॉक्टर के साथ खींची गई। तस्वीरों व मोहब्बत भरे खतों को तह करके पुरानी किताबों की अलमारी में छिपा दिया था, जो 15 साल बाद रद्दी में बेची जाने वाली किताबों में मिले। भाभी डर गई थी कि कहीं उनके भाई की वजह से उनकी तलाक की नौबत आ गई तो कागजात के चलते उनके भाई पर मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। लेकिन शफीका जानबूझकर चुपचाप रही। लंबी खामोशी के धागे से सिले होंठ दिल में उमड़ते तूफान को कब तक रोक पाते। शफीका के गरम गरम आंसुओं का सैलाब बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के रास्ते उनके गुलाबी गालों और लर्जाते कंबल जैसे होठों तक बहकर डल झील के पानी की सतह को और बढ़ा जाता। कैलेंडर बदले, मौसम बदले, श्रीनगर की पहाड़ियों पर बर्फ जमती रही, पिघलती रही, बिल्कुल शफीका के दर्द भरे इंतजार की तरह फूलों की घाटी। हर वर्ष अपने यौवन की दमक के साथ अपनी महक लुटाकर वातावरण को दिलकश बनाती रही। लेकिन शफीका की जिंदगी में एक बार आकर ठहरा सूखा मौसम, फिर कभी मौसम बहार की शक्ल न पा सका। शफीका की सहेलियां दादी और नानी बन गई। आखिरकार शफीका भी धीरे धीरे उम्र के आखिरी पड़ाव की दहलीज पर खड़ी हो गई। बड़े भाई साहब ने मरने से पहले अपनी बहन के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। अपनी पेंशन शफीका के नाम कर दी। पूरे 20 साल बिना शौहर के सास के साथ रहने वाली बहन को छोटे भाई भाभी ले आए हमेशा के लिए अपने घर। बेकस परिंदे का आशियाना एक डाल से टूटा तो दूसरी डाल पर तिनके जोड़ते जोड़ते 44 साल लग गए। चेहरे की चिकनाई और चमकीलेपन में धीरे धीरे झुर्रियों की लकीरें खींचने लगी। प्यार, फिक्र और इज्जत देने में भाइयों और उनके बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भतीजों की शादियां हुई तो बहुओं ने सास की जगह फूफी सास को पूरा सम्मान दिया। शफीका के लिए कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही, मगर अपने गर्भ में समाये नुकीले कंकड़ पत्थर को तो सिर्फ ठहरी हुई झील ही जानती है। जिंदगी में कुछ था तो सिर्फ दर्द ही दर्द, अपनी कोख में पलते बच्चे की कुलबुलाहट के मीठे दर्द को महसूस करने से। महरूम शफीका अपने भतीजों के बच्चों की मासूम किलकारियों, निश्चल हंसी व शरारतों में खुद को गुम करके मां की पहचान खोकर कब फूफी से फूफी दादी कहलाने लगी, पता ही नहीं चला। शरीर से एकदम स्वस्थ 80 वर्षीय शफीका के चमकते मोती जैसे दांत आज भी बादाम और अखरोट फोड़ लेते हैं। यकीनन हाथ पैरों और चेहरे पर झुर्रियों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन चमड़ी की चमक अभी तक दबदब करती हुई उन्हें बूढ़ी कहलाने से महफूज रखे हुए है। पैरों में जरा जरा दर्द रहता है तो लकड़ी का सहारा लेकर चलती है, लेकिन शादी ब्याह या किसी खुशी के मौके पर आयोजित की गई महफिल में कालीन पर तकिया लगाकर जब भी बैठती, कम उम्र औरतों को शहद की तरह अपने आसपास ही बांधे रखती। उनके गाए विरह गीत उनकी आवाज के सहारे सहारे चलते चोट खाए दिलों में सीधे उतर जाते। शफीका की गहरी भूरी बड़ी बड़ी आंखों में अपना दुल्हन वाला लिबास लहरा जाता। जब कोई दुल्हन विदा होती या ससुराल आती, उनकी आंखों में अंधेरी रात के जुगनुओं की तरह ढेर सारे सपने झिलमिलाने लगते। सपने उम्र के मोहताज नहीं होते, उनका सुरीला संगीत तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर बिना साज ही बजने लगता है। एक घर, सजी धजी शफीका, डॉक्टर का चंद दिनों का तिलिस्म सा लगने वाला मीठा मिलन, बच्चों की मोहक मुस्कान, सुख दुख के पड़ाव पर ठहरता बढ़ता कारवां मां, दादी के संबोधन से अंतस को सराबोर करने वाला सपना हमेशा कमी बनकर चुपता रहता। वाकई क्या 80 साल की जिंदगी जी या सिर्फ जिंदगी की बदशक्ल लाश ढोती रही? यह सवाल खुद से पूछने से डरती रही। शफीका ने एक मर्द के नाम पूरी जिंदगी लिख दी, जवानी उसके नाम कर दी। अपनी हसरतों, अपनी ख्वाहिशों के ताश के महल बनाकर खुद ही उसे टूटते बिखरते देखती रही। जिस्म की कसक तड़प को खुद ही दिलासा देकर सहलाती रही। सालों तक रिश्तेदार शफीका से मिलते, लेकिन कोई भी उनके दिल में उतरकर नहीं देख पाता कि हर खुशी के मौके पर गाए जाने वाले लोकगीतों के बोलों के साथ बजते हुए कश्मीरी साजों, डफली की हर थाप पर एक विरह गीत अक्सर शफीका के कंपाते होंठों पर आज भी क्यों थिरकता जाता है। तो आए ना आए लगी है निगाहें, सितारों ने देखी है झुक झुक के राहें। ये दिल बदगुमा है, नजर को यकीन है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। अब आज पूरे 3 महीनों बाद
मुझे अचानक डायरी में फूफी दादी का दिया हुआ पर्चा दिखाई दिया तो इंटरनेट पर कश्मीरी मुसलमानों के नाम फिर से सर्च कर डाले। पता वही था, नाम डॉक्टर खालिद अनवर, उम्र 90 साल। फोन मिलाया तो एक गहरी लेकिन थकी आवाज ने जवाब दिया, डॉक्टर खालिद अनवर स्पीकिंग। आई एम फ्रॉम श्रीनगर, इंडिया। आई वॉन्ट टू मीट विद यू, श्योर संडे विल बी बेटर, ब्रिटिश लहजे में जवाब मिला। जी चाहा फूफी दादी को फोन लगाऊं। दादी मिल गया पता। वैसे मैं उनसे मिलकर क्या कहूंगा, अपना परिचय कैसे दूंगा, कहीं हमारे खानदान का नाम सुनकर ही मुझे अपने घर के गेट से बाहर न कर दें। एक आशंका, एक डर पूरी रात मुझे दीमक की तरह चाटता रहा। निश्चित दिन निश्चित समय, उनके घर की डोरबेल बजाने से पहले क्षण भर के लिए हाथ कांपा था। तुम शफीका के भतीजे के बेटे हो, गेट आउट फ्रॉम हियर। वह पृष्ठ मैं कब का फाड़ चुका हूं। तुम क्या टुकड़े बटोरने आए हो कुछ। इस तरह की उहापोह में मैंने डोरबेल पर उंगली रख दी। प्लीज कम इन, आई एम वेटिंग फॉर यू। एक अनौपचारिक स्वागत के बाद उनके द्वारा मेरा परिचय और मेरा मिलने का मकसद पूछते ही मैं कुछ देर तो चुप रहा। फिर अपने ननिहाल का पता बतलाने के बाद देर तक खुद से लड़ता रहा। अनौपचारिक 2 से 3 मुलाकातों के बाद वे मुझसे थोड़ा सा बेबाक हो गए। उनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। बेटों ने पाश्चात्य सभ्यता के मुताबिक अपनी गृहस्थियां अलग बसा ली थी। वीकेंड पर कभी किसी का फोन आ जाता, कुशलता मिल जाती। महीनों में कभी बेटों को डैड के पास आने की फुर्सत मिलती भी तो ज्यादा वक्त फोन पर बिजनेस डीलिंग में खत्म हो जाता। तब सन जैसी सफेद पलके भौहें और सिर के बाल चीख चीख कर पूछने लगते, क्या इसी अकेलेपन के लिए तुम श्रीनगर में पूरा कुनबा छोड़कर यहां आए थे। हालांकि डॉक्टर खालिद अनवर की उम्र चेहरे पर हादसों का हिसाब लिखने लगी थी, मगर बचपन से जवानी तक खाया कश्मीर का सूखा मेवा और फेफड़े में भरी शुद्ध शीतल हवा उनकी कदकाठी को अभी भी बांस की तरह सीधा खड़ा रखे हुए है। डॉक्टर ने बुढ़ापे को पास तक नहीं फटकने दिया। अक्सर बेटे उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डैड यू आर स्टिल यंग देन अस, सो यू डोंट नीड अवर केयर। ये कहते हुए वे शाम से पहले ही अपने घर की सड़क की तरफ मुड़ जाते हैं। शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन दिल छलनी छलनी दूसरी पत्नी से छिपा कर रखी गई। शफीका की चिट्ठियां और तस्वीरों को छिप छिप कर पढ़ने और देखने के लिए मजबूर थे। प्यार में डूबे खतों के शब्द साथ गुजारे, गिनती के दिनों के दिलकश शाब्दिक बयान 63 साल पीछे ले जाता। यादों के आईने में एक मासूम सा चेहरा दिखलाई देने लगता। डॉक्टर हाथ बढ़ाकर उसे छू लेना चाहते हैं, जिसकी याद में वे पल पल मरमर कर जीते रहे। बीवी एक ही छत के नीचे रहकर भी उनकी नहीं थी। दौलत का बेशुमार अंबार था, शानो शौकत, शोहरत, सब कुछ पास में था। अगर नहीं था तो बस वह परी चेहरा जिसकी गर्म हथेलियों का स्पर्श उनकी जिंदगी में ऊर्जा भर देता। मेरे अपनेपन में उन्हें अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आने लगी थी। अब वे परत दर परत खुलने लगे थे। एक दिन लैपटॉप पर क्या सर्च कर रहे हैं, बेटी के लिए प्रॉपर मैच ढूंढ रहा हूं, कहते हुए उनका गला रूंधने लगा। उनकी यादों की तल्ख खोहों में उस वक्त वह कंपा देने वाली घड़ी शामिल थी जब उनकी बेटी का पति अचानक बिना बताए कहीं चला गया। बहुत ढूंढा, इंटरनेशनल चैनलों व अखबारों में उसकी गुमशुदगी की खबर छपवाई, लेकिन सब फजूल, सब बेकार। तब बेटी के उदास चेहरे पर एक चेहरा चिपकने लगा, एक भूला बिसरा चेहरा, खोया खोया, उदास, गमगीन, छल छलाकर याचना करती 2 बड़ी बड़ी कातर आंखें। किसका है यह चेहरा? दूसरी बीवी का नहीं तो मां का बिल्कुल नहीं। फिर किसका है? जहन को खुरचने लगे 63 साल बाद यह किसका चेहरा बार बार जहन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? किसकी है ये सुलगती सवालिया आंखें? किसका है यह कंपाता याचना करता बदन? मगर डॉक्टर पर उसका लेश मात्र भी असर नहीं हुआ था। लेकिन आज जब अपनी ही बेटी की सिसकियां कानों के पर्दे फाड़ने लगीं, तब वह चेहरा याद आ गया। दुनिया भर के धोखों से पाक साफ, शबनम से ज्यादा साफ चेहरा। वह कश्मीर की वादियां, महकते फूलों की लटकती लड़ियों के नीचे बिछी खूबसूरत गुलाबी चादर, नरम बिस्तर पर बैठी खनकती चूड़ियां, लाल रेशमी जोड़े से सजा आरी के काम वाला लहंगा चोली मेहंदी से सजे, 2 गोरे हाथ कलाई पर खनकती सोने की चूड़ियां, उंगलियों में फंसी अंगूठियां। हां, कोई था
जिसकी मध्यम आवाज कानों में बम के धमाकों की तरह गूंज रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी खालिद। हमेशा लाहौर एयरपोर्ट पर अलविदा के लिए लहराता हाथ। दिल में फांस सी चुभी कसक इतनी ज्यादा कि मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। हां, गुनहगार हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारे दिल से निकली आह, शायद इसीलिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे चाचा के बहुत जोर डालने पर न चाहते हुए भी मुझे उनकी अंग्रेज बेटी से शादी करनी पड़ी। दौलत का जलवा ही इतना दिलफरेब होता है कि अच्छे अच्छे समझदार भी धोखा खा जाते हैं। शफीका, तुमसे वादा किया था मैंने, तुम्हें लाहौर लाकर अपने साथ रखने का वादा था, नए सिरे से खुशहाल जिंदगी में सिमट जाने का, तुम्हारी रातों को हीरे मोती से सजाने का और दिन को खुशियों की चांदनी से नहलाने का। पर मैं निभा कहाँ पाया। आंखें डॉलर की चमक में चौंधिया गई। कटे बालों वाली मोम की गुड़िया अपने शोक और चंचल अंदाज से जिंदगी को रंगीन और मदहोश कर देने वाली महक से सराबोर करती चली गई। मुझे अचानक 1 साल बाद उनका दामाद इंग्लैंड लौट आया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी बेटी के साथ ही रहूंगा, वादा करता हूं। दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने वाली पत्नी को छोड़कर दूसरी अंग्रेज औरत के टेम्परेरी प्यार के आकर्षण में बंधकर जब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया तो लौटने के लिए उसे चर्चों के सामने खड़े होकर वायलिन बजाकर लोगों से पैसे मांगने पड़े थे। पति की अपनी गलती की स्वीकृति की बात सुनकर बेटी बिलबिलाकर चीखी थी। वादा वादा तोड़कर उस फिनलैंड वाली लड़की के साथ मुंह पत्नी को छोड़कर गए ही क्यों थे? क्या कमी थी मुझमें? जिस्म, दौलत, ऐशोआराम, खुशियां, सब कुछ तो लुटाया था तुम पर। मैंने और तुम सिर्फ एक नए बदन की हवस में शादी के पाकीज़ा बंधन को तोड़कर चोरों की तरह चुपचाप भाग गए। मेरे यकीन को तोड़कर मुझे किरचियों में बिखेर दिया। तुमको पहचानने में मुझसे और मेरे बिजनेसमैन कैलकुलेटिव पापा से भूल हो गई। मैं इंग्लैंड में पली पड़ी हूं, लेकिन आज तक दिल से यहां के खुलेपन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकी। मुझसे विश्वासघात करके पछतावे का ढोंग करने वाले शख्स को अब मैं अपना नहीं सकती। आई कांट लिव विद यू, आई कांट। ये कहती हुई तड़प कर रोई थी डॉक्टर की बेटी। आज उसकी रुलाई ने डॉक्टर को हिला कर रख दिया। आज से 50 साल पहले शफीका के खामोश गर्म आंसू इसी पत्थर दिल डॉक्टर को पिघला नहीं सके थे, लेकिन आज बेटी के दर्द ने तोड़ कर रख दिया। उसी दम दो टूक फैसला दामाद से तलाक लेने के लिए करोड़ों रुपयों का सौदा मंजूर था, क्योंकि बेटी के आंसुओं को सहना बर्दाश्त की हद से बाहर था। डॉक्टर शफीका के कानूनी और मजहबी रूप से सहारा होकर भी सहारा न बन सके। उस मजलूम और बेबस औरत के वजूद को नकार कर अपनी बेशुमार दौलत का 1% हिस्सा भी उसकी झोली में न डाल सके। शफीका की रात और दिन की आह अर्श से टकराई और बरसों बाद कहर बनकर डॉक्टर की बेटी पर टूटी। वह मासूम चेहरा डॉक्टर को सिर्फ एक बार देख लेने, एक बार छू लेने की चाहत में जिंदगी की हर कड़वाहट को चुपचाप पीता रहा। उस पर रहम नहीं आया कभी डॉक्टर को, लेकिन आज बेटी की बिखरती टूटती जिंदगी ने डॉक्टर को भीतर तक आहत कर दिया। अब समझ में आया प्यार क्या है, जुदाई का दर्द कितना घातक होता है। पहाड़ तक दरक जाते हैं, समंदर सूख जाते हैं। मैं यह खबर फूफी दादी तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था, शायद उन्हें तसल्ली मिलेगी, लेकिन नहीं। मैं उनके दिल से अच्छी तरह वाकिफ था। मेरे दिल में डॉक्टर के लिए नफरत नहीं है। मैंने हर लम्हा उनकी भलाई और लंबी जिंदगी की कामना की है। उनकी गलतियों के बावजूद मैंने उन्हें माफ कर दिया है। बजी, अक्सर वे मुझसे ऐसा कहती थीं। मैं फूफी दादी को फोन करने की हिम्मत जुटा ही नहीं सका था कि आधी रात को फोन घनघना उठा था। बजी, फूफी दादी नहीं रही। क्या सोच रहा था? क्या हो गया? पूरी जिंदगी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही। फूफी दादी सुबह का इंतजार मेरे लिए 7 समंदर पार करने की तरह था। धुंध छंटते ही मैं डॉक्टर के घर की तरफ कार से भागा। कम से कम उन्हें सच्चाई तो बतला दूं, कुछ राहत देकर उनकी स्नेहता हासिल कर लूं। मगर सामने का नजारा देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। उनके दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी थी और घबराई परेशान बेटी ड्राइवर से जल्दी अस्पताल ले जाने का आग्रह कर रही थी। हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें हृदय विदारक दृश्य में स्तब्ध रह गया। स्टेयरिंग पर जमी मेरी हथेलियों के बीच फूफी दादी का लिखा खत बर्फबारी में भी पसीने से भीग गया, जिस पर लिखा था,
बजी डॉक्टर अगर कहीं मिल जाए तो यह आखिरी अपील करना कि वे मुझसे मिलने कश्मीर कभी नहीं आए तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जिंदगी के रहते एक बार, बस एक बार अपनी मां की कब्र पर फातिहा पड़ जाए और अपनी सरजमी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बार सांस तो ले ले। मेरी 67 साल की तपस्या और कुर्बानियों को सिला मिल जाएगा। मुझे यकीन है तुम अपने वतन से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी वतन छोड़ते वक्त करते थे। गुनाहों की सजा तो कानून देता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने की सजा देता है खुद का अपना दिल। तू आए ना आए लगी है निगाहें, सितारों ने देखी हैं झुक झुक के राहें। इस गजल का एक एक शब्द खंजर बनकर मेरे सीने में उतरने लगा और मैं स्टेयरिंग पर सिर पटक पटक कर रो पड़ा।